नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज अपनी बात जो होगी वो कक्षा 9 को लेके होगी। इसमें भी अपन हिंदी अनिवार्य को लेके बात करेंगे और अपनी पुस्तक जो यहाँ पर रहेगी वो रहेगी क्षितिज भाग 1 रहेगी। हिंदी की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम पाठ लेने वाले हैं वो काव्य खंड का ये पाठ रहेगा और पाठ नंबर जो रहेगा वो हमारे यहाँ रहेगा 12वें नंबर का पाठ। और इसके लेखक जो रहेंगे वो रहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। और यहाँ पर अपनी जो कविता रहेगी उसका नाम है केदी केदी और कोकिला। केदी और कोकिला जो है वो यहाँ पर हमारी रहने वाली है कविता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्रसंग सॉरी लेखक परिचय को लेके हमेशा की तरह जो है बात करेंगे। उसके बाद में हम जो है इसके जो अपना पाठ परिचय है उसको भी हम लेके चलेंगे और इसके बाद में अपन जो है यहाँ पर सप्रसंग व्याख्याओं को भी करेंगे। सारी बातें अपन जो है वो एक-एक लेकर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ इनके माखनलाल चतुर्वेदी का जो जीवन परिचय है उनको लेके हम बात करते हैं, क्योंकि जो अपनी परीक्षाएं हैं उनमें लेखक परिचय से संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब अपने को बहुत सटीक तरीके से आना चाहिए, क्योंकि लगभग यही कवि जो है आने वाली जो आगे वाली क्लासेज हैं उनमें भी यही रिपीट होते रहते हैं। तो इन चीज़ों का हमें तो थोड़ा खास तौर से ध्यान रखना है और इसी हिसाब से हमें तैयारी भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ माखनलाल चतुर्वेदी जो है उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर, बाबई एक गाँव है जो कहाँ पे है, होशंगाबाद जिले में है। उनका जो है जन्म 1889 ईस्वी को माना जाता है। याद रखना है 1889 ईस्वी को माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होता है। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के रहने रहने वाले हैं। इनकी खास बात ये है कि ये मात्र 16 वर्ष की अवस्था में जो है वो शिक्षक बन गए थे। भई न मानने वाली बात है लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि उस समय का जो मतलब तौर तरीका था या जो पढ़ाई का जो सिस्टम था वो उसी प्रकार का था। तो उस हिसाब से अपने को ये मानना भी पड़ेगा, क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने थे। और अध्यापन कार्य छोड़कर इन्होंने जो है प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया था। शायद वो एक दौर था जब हमारे देश में जो है आज़ादी का जो जुनून था वो हमारे देश के युवाओं में, नौजवानों में भरा हुआ था और उसी के कारण जो है इन्होंने जो है अध्यापन का कार्य छोड़ दिया और उन्होंने एक पत्रिका थी जिसका नाम था प्रभा पत्रिका, उसका संपादन कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो देशभक्त कवि और एक प्रखर प्रखर का मतलब होता है तेज तीव्र पत्रकार भी माने जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा, उन्होंने जो है करमवीर पत्रिका है भाई और प्रताप नामक जो समाचार पत्र हैं उनका संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। आगे देखिएगा, इनका देहांत जो है वो सन 1968 ईस्वी में हो जाता है। तो याद रखना है जन्म 1889 को और मृत्यु जो है वो हो जाती है 1968 को। ये दिनांक दोनों जो है आपको याद रखनी है। 3 पत्रिकाओं में इन्होंने बढ़िया तरीके से काम किया है। प्रभा पत्रिका है, करमवीर है और प्रताप है। इसके अलावा कवि और देशभक्त कवि और ये प्रखर पत्रकार भी रहे हैं। 16 वर्ष की अवस्था में ये इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया है। रचनाओं को लेके हम बात करें, इनकी प्रमुख रचनाएँ देखिएगा कौन-कौन सी हैं। एक है हिम किरीटिनी, दूसरा है साहित्य देवता, तीसरा है हिम तरंगिणी और वेणु लो गूंजे धरा। तो ये सारी चारों जो रचनाएँ हैं वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, इनको पुरस्कार भी मिले हुए हैं, वो है पद्म भूषण पुरस्कार। भई अपने यहाँ पर जो है मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक माना जाता है पद्म भूषण पुरस्कार। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। उससे भी इनको सम्मानित किया गया। आगे देखिएगा, इसके अलावा मैं बात करूँ तो इनकी रचनाएँ जो है वो राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इनकी रचनाओं में आपको स्वतंत्रता की चेतना के साथ-साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी देखने को मिलेगी। आप इनकी जितनी रचनाओं को पढ़ेंगे वहाँ पर आपको त्याग की भावना मिलेगी, बलिदान की भावना वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा के नाम से किससे पुकारा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका उपनाम से इन्होंने जो है कई कविताएँ भी लिखी हैं। इस उपनाम से, किस उपनाम से? एक भारतीय आत्मा इनका जो उपनाम है, इस उपनाम से इन्होंने बहुत सारी कविताएँ भी लिखी हैं और वे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय भई स्वाधीनता आंदोलन चल ही रहा था, 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1920 में जो था वो हुआ था, 1930 में भी हुआ था, 1942 में भी हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा स्वाधीनता आंदोलन जो हमारे देश में चले थे, उसी के कारण हमारे देश को आज़ादी भी मिली थी। और इन्होंने शिल्प की तुलना में मैं बात करूँ तो भाव को अधिक महत्व दिया। यानी शिल्प का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो किसी अलंकार का प्रयोग करना, छंद का प्रयोग करना, वो शिल्प की श्रेणी में आता है। यहाँ पर इन्होंने शिल्प को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? भावनाओं को महत्व दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, गद्य में
साहित्य देवता, याद रखना है गद्य में ये साहित्य देवता, और साहित्यकारों में जो साहित्यकार थे इनके, उनमें ये दादा के नाम से लोकप्रिय रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अभी हम बात करेंगे पाठ परिचय को लेके। अपना जो कविता यहाँ पर दी गई है जिसका नाम है कैदी और कोकिला, तो कैदी और कोकिला जो कविता है उसमें क्या बताया गया है क्या नहीं है, वो सारी बातें हम अभी करेंगे। देखिएगा, ब्रितानी, ब्रितानी का मतलब यहाँ पर रहेगा ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब यहाँ पर रहेगा इंग्लैंड, इंग्लैंड का मतलब यहाँ पर रहेगा अंग्रेज, ये याद रखना है, ठीक है। तो उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद क्या होता है, क्योंकि देखो सारा व्यापार जो इंग्लैंड जो यहाँ पर करता था, वो पैसा भी हमारा ले जाता था, हमें लोगों से मेहनत करवाता था, पैसे भी खुद ले जाता था, तो ये एक उपनिवेशवाद था, यानी दूसरे देश की मेहरबानी पे निर्भर रहना, वो उपनिवेशवाद कहलाता है। कि शोषण तंत्र का बिल्कुल बारीक विश्लेषण कर रही है कौन, कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है, अपने ज़माने में ही नहीं वर्तमान में भी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और ये कविता भारतीय स्वाधीनता जो सेनानी हैं उनके साथ में जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और जो यातनाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनका मार्मिक का मतलब होता है मन को छू जाने वाला साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी और उदास है, एकांकी का मतलब है वे अकेले हैं वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। और कोकिल यानी कोयल होती है, कोकिल किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं कैदी वो खुद है ही। से अपने मन का जो दुख है, कोयल से अपने मन का दुख, अपने मन में जो असंतोष है और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है, कि हमारे देश को आज़ादी किस तरह से मिल सकती है, वो गीत गाने का समय है, ना कि मधुर गीत गाने का। और कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वो भी चहकने लगी है, चीखने लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे, देखिएगा कि क्या है कैदी और कोकिला जो अपनी कविता है उसमें क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, कैदी और कोकिला, देखिए क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो है भावार्थ बताऊंगा, आप प्रसंग और जो संदर्भ है वो आप अपने आप लिख लेंगे। भाई प्रसंग और संदर्भ में बार बार कह रहा हूँ कि आप जब भी संदर्भ लिखते हो, देखिए मैं फिर से बता दूं, संदर्भ जब भी आप लिखते हो तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है। जैसे मैं इस पाठ को लेकर बात करूं तो प्रस्तुत पद जो है, हमारी पाठ्य पुस्तक नाम है आरोह है भाग एक, सॉरी क्षितिज भाग एक, और क्षितिज भाग एक के, क्षितिज भाग एक के पाठ जो रहेगा क्षितिज भाग एक के माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ से लिया गया है या कविता से लिया गया है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब प्रसंग में क्या होगा, प्रसंग में यह होगा कि ये जो लाइनें दी गई है यहाँ पे 5-6 लाइनें हैं, तो इन लाइनों में क्या बताया गया है वो यहाँ पे किस में आएगा, वो आएगा जो अपना आएगा प्रसंग में, ठीक है। तो संदर्भ और प्रसंग आप स्वयं कीजिएगा, ये मैंने बता दिया किस प्रकार करना। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बताऊंगा, भावार्थ बताऊंगा। देखिएगा, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो कोई कठिन शब्द नहीं है, इसलिए हम सीधे चलते हैं भावार्थ पे। देखिएगा एक एक लाइन को लेके मैं चलता हूँ कि क्या गाती हो। देखिएगा बात यहाँ से है कि कवि जो है वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है वो जेल में रहा है, काफ़ी उदास निराश है। तब रात को एक कोयल जो है वो कूकने लग जाती है, और उसकी कूक की सुनाई जो जब कोयल का जो कूकना है उसको सुनकर है, तो वो कोयल को ही संबोधित करते हुए कवि क्या कहते हैं कि तुम रात को क्या गा रही हो। भाई रात को क्या गा रही हो, तुम क्या गाना चाहती हो, तुम क्यों रह जाती हो, और तुम रह रह कर, भाई चुप रहकर क्यों गाती हो, तुम रह कर क्यों गा रही हो, कि तुम थोड़ी देर बाद चुप क्यों हो जाती हो, थोड़ी देर बाद में चुप हो जाती हो, फिर गाती हो, फिर थोड़ी देर बाद में फिर चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण तुम ऐसा कर रही हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कि तुम किस क्रांतिकारी का संदेश लेकर आई हो और तुम क्या संदेश देना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम स्पष्ट रूप से मुझे बताओ कि तुम किसका संदेश लेकर आई हो और क्या संदेश देना तुम चाहती हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो रहेगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा साथ में आ गया, कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसी में कि देखिए कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो देखिए कवि अपने वह जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है कि हम क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार जेल की ऊंची ऊंची जो काली दीवारें हैं उनमें कैद करके रखती है, डाकू चोरू बटमारू के डेरे में,
जेल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं वो रखे जाते हैं और ऐसी जगहों पे हमें रखा जा रहा है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना और हमें जीने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता है। मरते भी नहीं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और वे ना हमें जीने देते हैं और ना हमें मरने देते हैं। बस हमें क्या करते हैं, तड़पाते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हम पर अंग्रेज सरकार का दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है, कड़ी निगरानी कर रहे हैं वो हमारी। शासन है या तम का गहरा प्रभाव है, तम कहते हैं अंधेरे को, और हमारे लिए तो अंग्रेज सरकार का जो शासन है वो गहरे अंधकार के समान है। और हिमकर निराश कर चला रात भी काली। और अब तो चंद्रमा, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को भी, वह भी निराश होकर चला गया है। और हम भी क्या है, निराश होकर रात गुजार रहे हैं। और इस समय काली माँ मये जगी क्यों आली। आली यहाँ पर कहा गया है कोयल को कि हे कोयल, तुम ऐसे समय में क्यों जग गई हो और क्यों मधुर वाणी में गा रही हो। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो रहेगा, देखिएगा क्या लिखा है आगे। ये रहा आपका कि क्यों हुक पड़ी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। वेदना कहते हैं पीड़ा को, हुक यानी चिहुकना, क्या लूटा, मृदुल यानी कोमल, वैभव, वैभव धन संपदा को कहते हैं कि रखवाली सी कोयल बोलो तो क्या हुई बावली। बावली का मतलब बावली अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि को मतलब आधी रात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो किस दावानल, दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को, की ज्वालाएं हैं दिखी। क्या तुम्हें कोई जंगल में आग लगने दिखती, कोकिल बोलो तो। देखिए इसका भावार्थ क्या रहेगा, एक एक लाइन को लेके मैं चलता हूँ कि कवि कवि जो है वो कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इस अंधेरी रात्रि में जब सारा संसार सो रहा है तो तुम वेदना के बोझ के दर्द से क्यों रो रही हो। कौन सा बोझ ऐसा है जो तुम लेके ढो रही हो। तुम तो क्या हो, तुम तो क्या हो मर्दुल वैभव की रखवाली सी, और तुम तो क्या हो मधुर वैभव की रखवाली करने वाली हो। हे कोयल बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावड़ी, क्या तुम्हारे खजाने को, भाई क्या तुम बावड़ी हो चुकी हो इसलिए इस तरह से चीख रही हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो किस दावानल की ज्वालाएं, और तुम्हारे खजाने को किसी ने लूट लिया है क्या जो तुम इस आधी रात को चीख रही हो। भाई क्या तुमने कहीं जंगल की आग देख ली है, क्या तुम इस कारण से चीख रही हो कि जंगल में आग लगी है और तुम चीखने लग गई हो। हे कोयल अब तुम चीखने का हमें कारण बताओ। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे जो है अपना यहाँ पर देखिएगा कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। जंजीरों को, जो बेड़ियां डली हुई थी माखनलाल चतुर्वेदी के और अन्य कैदियों के, उन्हीं को कहा है जंजीरों का गहना। गहना वही जंजीरें हैं, वही जो बेड़ियां डली हुई हैं उनको गहना कहा है। किसका, अंग्रेज सरकार का। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का क्या है, गहना है रे। कोल्हू का चरक चूं, चर कोल्हू देखा होगा, कोल्हू का बैल आपने नाम सुना होगा। जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। भाई पेट के लिए वो मोट खींचते हैं, वही कहा उसको मोट, वो खींचते हैं ना वो, पेट के बांध के वो पानी निकालते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ब्रिटिश के जो अहंकार का जो कुआं है उसको मैं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। आली यहाँ पर कहा है कोयल को। इस शांत समय में अंधकार को बोझ क्यों, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, विद्रोह रूपी जो बीज है इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। देखिए यहाँ पे कवि जो है वो क्या कहता है, थोड़ा बड़ा है ये, कि क्यों देख न सकती जंजीरों का गहना। स्वतंत्रता आंदोलन में देखिएगा क्रांतिकारियों सहित लेखक को भी जो है वो जेल की अनेक यातनाएं जो है वो सहनी पड़ी थी, और वे साहस के साथ इसका सामना करते हैं। और कवि क्या कहता है कि क्या हे कोयल, क्या तुमने हमारे हाथों में पड़ी हुई बेड़ियां देख ली हैं। भाई तुमने देख ली हैं। ये हम क्या के लिए, क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथकड़ियां नहीं है भाई, ये क्या है, ये तो ब्रिटिश राज के दिए हुए गहने हैं, ये तो भी ब्रिटिश राज के दिए हुए गहने हैं, ये कोई हथकड़ियां नहीं है। कोल्हू की चरकचू जीवन की तान, और इससे हमारी शोभा बढ़ती है। हमें जेल में क्या करना पड़ता है, कोल्हू चलाना पड़ता है, और उसकी चरकचू की जो आवाज़ है वही हमारे जीवन की क्या है, हमारे जीवन का संगीत है। और क्या करते हैं, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और पत्थरों को तोड़कर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी गिट्टियां बनाते हैं, और उन पर हम क्या करते हैं, अपनी अंगुलियों से गीत भी लिखते हैं। हूँ मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, और जेल में पेट पर जुआ बांध कर क्या करते हैं, मोट या चरस खींचना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है, और इससे क्या होता है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और कुएं से पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज के जो अहंकार है उसके कुएं को हम क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। इसलिए
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए उसकी अकड़ भी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हे कोयल, तुम्हें पता है कि हम दिन में क्रांतिकारियों को घोर यातनाएँ दी जाती हैं और अंग्रेज़ों से करुणा की तो आशा ही नहीं कर सकते भई। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गज़ब ढा रही हो। भई करुणा की तो हम आशा ही नहीं कर सकते, इसलिए भी तुम दिन की अपेक्षा रात को कूक रही हो, रात को कूकने आई हो। हे कोयल, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? हे कोयल, इस शांत समय में अंधकार को चीरती हुई क्यों करुण ध्वनि में तुम रो रही हो? हे कोयल, क्या है चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? और तुम्हें क्या कोई पीड़ा है? तुम चुपचाप हमारे भीतर क्रांति और विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो? तो इस प्रकार की बातें जो है वो कवि कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की बैली, तिस पर है गाली, तिस यानी उस पर, ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती को किले बोलो तो देखिएगा, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर रही हो तैराती कोकिल बोलो, तो कोई कठिन शब्द यहाँ पर नहीं है, अगर होगा भी तो मैं साथ में बता दूंगा। देखिएगा इसका भावार्थ जो रहेगा, कवि क्या कहता है कि कोयल से कहता है कि इस समय अंधकार फैला हुआ है और ये जो अंधकार है, ये जो कालीमा है वो भी अंधकार जो है वो भी काला है और तुम भी काली हो और ये रजनी यानी रात्रि भी क्या है, काली है। और यहाँ तक कि जो शासन की करनी भी है, अंग्रेजों की जो करतूतें भी हैं वो भी क्या है, काली है। और काली लहर कल्पना काली, और देश में निराशा की जो काली लहर है वो फैल गई है और इस मन में जो है वो काली काली कल्पनाएं भी, बुरी बुरी भी जो कल्पनाएं हैं वो भी उठने लगी हैं। और मेरी काल कोठरी भी क्या है, काली, मेरी टोपी काली, मेरी कमली काली, और मैं जिस काल कोठरी में पड़ा हुआ हूँ वह भी काली है और मेरी टोपी और कंबल का रंग भी काला है, और मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरे हाथों में पड़ी हुई जो बेड़ियां हैं वो उनका रंग भी क्या है, काला है, और पहरे की हुंकृति बैली, और जेल में पहरा देने वाले जो पहरेदार हैं उनकी जो हुंकृति का मतलब उनकी जो हुंकार है वो भी क्या है, बैली का मतलब, बैली कहते हैं नागिन की तरह क्या है, काली, जहरीली है। और तिस पर भी, उस पर भी क्या करना पड़ता है, ये लोग हमें बात बात पर क्या करते हैं, गालियां देते हैं। हे आली, हे कोयल, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, हमारे सामने अपार संकट है और इसी समय में तुम मरने को तैयार क्यों हो रही हो, तुम भाई मरना क्यों चाहती हो, तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, और यहाँ पर क्रांतिकारियों को मस्ती भरे गीत क्यों सुना रही हो, तुम भी मस्ती में भरी हुई लग रही हो, तुम्हें भी लगता है जैसे तुम मस्ती में भरी हुई हो, और तुम अपने चमकीले गीतों से क्या संदेश देना चाहती हो, तुम्हें क्या कारागार के पास घूम घूम कर किसका संदेश देना चाहती हो। ये बातें जो है माखनलाल चतुर्वेदी कहता है। शायद इस कविता को पढ़ के आपके मन में भी जो है वो एक जोश जुनून उत्पन्न हो और देशभक्ति की भावना आप में पैदा हो, इसीलिए हमारे इस सिलेबस में ये जो पार्ट है वो जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा कि तुम मिली हरियाली डाली, चलिए मैं पूरा निकाल देता हूँ इसको पहले, फिर पढ़ते हैं आराम से। कि तुझे मिली हरियाली डाली, हरी हरी डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार है, मेरा 10 फुट का संसार है, तेरे गीत कहावे वाह है, रोना भी मुझे है यहाँ पे गुनाह है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिश यानी उस पर भी रणभेरी, युद्ध की चेतावनी देना इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर अपनी करती से, और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं कोकिल बोलो तो। चलिए देखिए यहाँ पे हम इसके भावार्थ को लेके बात करें कि कवि अपनी तुलना जो है वो कोयल से करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुझे तो क्या है, रहने और बैठने के लिए हरी हरी डालियां मिली हुई हैं और मुझे नसीब काली कोठरी, पर मेरे भाग्य में तो क्या है, जेल की ये सिर्फ काली कोठरी लिखी हुई है, इसलिए मेरे भाग्य में और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तेरा नभ नभ में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तू तो असीम आकाश में घूमती है भाई, संसार इस पूरे आकाश में तुम कहीं भी विचरण कर सकती हो, पर मेरी दुनिया तो ही इस 10 फुट की कोठरी तक ही सीमित है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह है। तेरे गीतों को सुनकर तो लोग प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो जेल में रोना भी क्या है, एक अपराध के समान है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, और हम दोनों में इतनी विषमताएं हैं कि ये देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, इसका क्या कारण है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्यों, कहो क्या कर दूं। हे कोयल, तुम्हारी हुंकार सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ, कोयल तुम बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी को, के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है, जो व्रत लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का रस भी
रस जो है वो किस में भर दूं, तुम इसके बारे में मुझे बताओ। तो ये बातें कहता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। और भी इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।